2023 का चुनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। नागदा विधानसभा की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। आम आदमी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव को प्रभावित करते नजर आ रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता राशिद खान ने एक चुनावी विश्लेषण नगर के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ किया है। क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं राशिद खान। चुनाव 2023 अब अपने पूरे रंग में रंग चुका है। कुछ ही दिनों बाद 17 नवंबर को वोटिंग है। हम नागदा शहर के मुख्य मार्ग जौहर मार्ग पर स्थित है। हमारे साथ यहाँ पर शहर के वरिष्ठ और प्रमुख लोग हैं। हम आज यहाँ पर चुनावी विश्लेषण करने के लिए बैठे हैं कि क्या चुनावी विश्लेषण बैठता है। हमारे साथ यहाँ पर है प्रशांत मेहता जी, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सनोलिया जी, साथ ही हमारे साथ यहाँ पर हैं राजेश रघुवंशी जी और ओम पुरोहित जी। मैं आप सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ। बगैर भूमिका के हम सीधे हमारे सवालों पर चलते हैं और सवाल सीधा मेरा कैलाश सनोलिया जी से है। सनोलिया जी, 2023 का चुनाव अब पूरे चरम पर आ चुका है। तकरीबन यहाँ पर 6 प्रत्याशी मैदान पर हैं। मुख्य रूप से अगर लड़ाई की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, जबकि कांग्रेस से 4 बार विधायक रहे हुए दिलीप गुर्जर हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया कैंडिडेट डॉक्टर तेज बहादुर को बनाया। क्या लगता है यहाँ का गणित आपको? काशी जी, वैसे देखा जाए तो नागदा खाचौद विधानसभा की जो तासीर है इस चुनाव में ये देखने में आ रहा है कि यहाँ पे आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं अधिकांश समय में ठाकुर उम्मीदवारों को यहाँ से टिकट दिया है और कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग से टिकट दिया है। तो यदि इतिहास को देखा जाए 1985 के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई है। भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद में 8 बार भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर उम्मीदवार को यहाँ से टिकट दिया, जिसमें से 5 बार ठाकुर उम्मीदवार यहाँ से चुनाव हार चुके हैं। और इसी तरह से कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ पिछड़ा वर्ग के ही उम्मीदवार कांग्रेस से, चाहे वो बालेश्वर जी जायसवाल हो, रणछोड़ लाल जी आन्ना हो, बाबूलाल जी गुजर हो और दिलीप सिंह जी गुजर हो, तो यहाँ जो मुख्य जो टकरार जो होती आई है वो पिछड़ा वर्ग और ठाकुर उम्मीदवारों के बीच में होती आई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया है कि 3 बार जिनको टिकट दिया था दिलीप सिंह जी शेखावत को, उनका टिकट अब की बार काट के एक नए चेहरे को वहां खड़ा किया है। तो ऐसी स्थिति में निसंदेह पहले दौर में तो ये देखने में आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं पिछड़ रही है, लेकिन आज की स्थिति में अब ऐसा लग रहा है कि दोनों प्रत्याशियों के बीच में एक कांटा मुकाबला हो चुका है और दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए लग चुकी हैं। तो प्रशांत जी, अगर हम यहाँ पर बात करें कि ओबीसी को और राजपूत के टिकट की बात करते हैं तो क्या समीकरण बैठते हैं यहाँ पर? मेरा राशिद जी इस बात पर यह मानना है कि कांग्रेस ने यहाँ पर कांग्रेस का विनिंग कैंडिडेट जो है अभी वर्तमान में विधायक है दिलीप सिंह गुर्जर, वो 93 में राजनीति में उनका पदार्पण हुआ था और आज 30 साल का उनका अनुभव है, जो कि 4 बार के वो विधायक रह चुके हैं, 6ठी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। तो राजपूत समाज को भाजपा इस हैसियत से यहाँ पर मौका, जबकि वोट बैंक का अगर देखा जाए तो दूसरे वर्गों की बात करें तो पिछड़े सर्वहारा वर्ग के हुए, मुस्लिम समाज के हुए, ये भी वोटर मायने रखते हैं यहाँ पर। और कांग्रेस को मेरा तो यही सोचना है कि कहीं ना कहीं इन वोटरों को साधने में कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रयोग तो क्या किए, एक ही कैंडिडेट को मौका दिया और उस कैंडिडेट की इतनी पेट हो गई क्षेत्र में और उन वोटरों के सहायता कांग्रेस को निरंतर सफलता मिली है। हालांकि राजपूत समाज की बात करें तो दिलीप सिंह शेखावत ने एक बार चुनाव में यहाँ से अच्छे मतों से जीत थे, वो ऑलरेडी सजे हुए हैं। कहीं कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक यहाँ पे सजा हुआ है। मेरा ये भी मानना है, अच्छा देखो
देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस का जो जीत का जो निरंतर सिलसिला चला आ रहा था, 2013 में दिलीप सिंह शेखावत ने भाजपा से यहाँ पर प्रत्याशी घोषित हुए और उस पर विराम लगाया। उसके बाद 2018 में वो फिर असफल हो गए। लेकिन इस चुनाव में उनकी उम्मीदवारी को लेकर काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे, उनकी तैयारी भी खूब थी। ये मेरा मानना है कि अगर ये दो उम्मीदवार दिलीप गुर्जर वर्सेस दिलीप शेखावत का चुनाव होता तो आज यहाँ नागदा में चुनाव काफ़ी गर्म हो चुका होता। लेकिन उनकी जगह नए प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। उनकी चुनाव यात्रा शुरुआत में काफ़ी इनमें चली, ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर चौहान कहीं दिलीप सिंह गुर्जर जैसे कद्दावर नेता के सामने काफ़ी पीछे छूट रहे हैं। लेकिन वर्तमान में अभी कुछ दिनों की भी क्यों बोलूँ मैं, 1-2 दिन में ही ऐसा देखने को मिल रहा है। हालांकि मुद्दे पीछे रह गए हैं। दिलीप गुर्जर का एक अपना राजनीतिक अनुभव है खूब, और उनने क्षेत्र में विकास के काम तो किए ही हैं, वो उनके आधार पर यहाँ वोट मांग रहे हैं। डॉक्टर चौहान नए नवेले उम्मीदवार है, हालांकि वो पार्टी की रीति नीतियों को लोगों के सामने रख रहे हैं। हाँ, यहाँ एक बात देखने में ये आ रही है कि लाडली बहना का जो अंडर करंट एक ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं इनको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लाभ दिला सकता है। जैसे प्रशांत जी ने कहा कि बीजेपी के जो प्रत्याशी अब लगभग चरम पर आ गए हैं, जो रेशो है वो कहीं ना कहीं लेवल पे आ रहा है। क्या ये जो लाडली बहना योजना का जो बताया कि भारतीय जनता पार्टी की, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये वाकई वोटिंग परसेंटेज बढ़ा रहा है बीजेपी? देखो, हर्षोद विधानसभा का ये हमेशा इतिहास रहा है कि यहाँ कई बार इस विधानसभा के मतदाताओं ने चौंकाने वाले परिणाम दिए। जैसे दिलीप सिंह गुर्जर ही हो तो निर्दलीय चुनाव भी जीते, इससे पहले भैरव भारती भी यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीते हैं, और अन्य पार्टी के उम्मीदवार भी जो मुख्य धारा में पार्टी नहीं थी उसके उम्मीदवार भी यहाँ से चुनाव जीते हैं। जहाँ तक वर्तमान चुनाव की बात है तो जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग करके आए हैं, कई जगह पास हुए हैं और कई जगह फेल भी हुए हैं। गुजरात में उन्होंने यही प्रयोग किया था जो नागदा विधानसभा में किया है, और वहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से पास हुए। और वहीं कर्नाटक में भी ये जो प्रयोग किया था वहाँ फेल हुए। तो अब जो स्थिति बनी हुई है वो मतदाता शांत है। ये डेफिनेटली है कि लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना जो अभी हाल ही में 7 तारीख को बहनों के अकाउंट में पैसा आया है, ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। वहीं ये भी कहना में गुरेज नहीं हुआ है कि कांग्रेस के पास भी कार्यकर्ताओं का अभाव है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते थे कि दिलीप गुर्जर युवाओं के प्रेरणा स्रोत, एक ज़माना था तो दिलीप गुर्जर जहाँ से निकलता था वहाँ से युवा अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होते थे। आज वो बात नहीं है। कितने ही ऐसे युवा साथी हैं जो अब जवान हो गए हैं और वो उनको छोड़ कर जा चुके हैं। तो ये हालांकि वो इस बात को समझेंगे, संभालेंगे, परंतु एक कहावत है कि अगर आपको घरों में लाइट देना है तो खाली ट्रांसफार्मर से लाइट नहीं जाती है, इसके लिए खंभों की आवश्यकता भी पड़ती है। और वो खंभे होते हैं कार्यकर्ताओं का अभाव भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका चुनाव तक काफ़ी कैडर बेस्ड पार्टी थी और आज भी है, परंतु डॉक्टर साहब जो उम्मीदवार हैं उनका सीधा नाता नागदा से नहीं था, और वो शुद्ध रूप से संगठन के व्यक्ति रहे हैं और कई जगह उन्होंने अपने नेतृत्व में चुनाव भी जितवाए हैं, चाहे वो इंदौर नगर निगम का चुनाव हो, और इसके अलावा जो हमारे यहाँ साथी बूथ का एक इलेक्शन होता है उसके प्रभारी भी थे, और वाई इलेक्शन वो डंक के इलेक्शन में भी उन्होंने चुनाव जितवाया है। अब देखना ये होगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं और कार्यकर्ता उनके लिए कितना समर्पित हो पाते हैं, और इसको परिणाम यहाँ का डिसाइड करेगा।
ओम जी, अगर हम बात करें नागदा विधानसभा में, यहाँ जो निर्दलीय तौर पर अगर प्रत्याशी लोकेन मेहता है, वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो सुबोध स्वामी जो पहले कांग्रेस के थे लेकिन अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं समीकरण को प्रभावित करने वाले हैं दोनों? देखो, जहाँ तक की बात है कि यहाँ पर जिन उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला हो रहा है उसमें कांग्रेस और बीजेपी के प्रमुख मुकाबले में है। निर्दलीय की बात अगर करते हैं तो निर्दलीय में का एक इतिहास रहा है कि यहाँ 1962 में भैरव भारती और 2003 में दिलीप गुर्जर निर्दलीय रूप से जीते थे। उसके पहले न तो कोई जीता है और न कोई निर्दलीय जीतने की संभावना दिखती है। जहाँ तक आपने ये पूछा कि आम आदमी पार्टी का भी चेहरा जो भी सामने आया है, वो चेहरा कुछ दिन पहले कांग्रेस के पक्ष के साथ था, कांग्रेस की बुराई करता था, सब कुछ करता था। तो आम जनता के बीच में भी ये संदेश तो जाता ही है, यार कल तक ये था कहीं इनके कोई ईगो तो नहीं टकरा रहा है जिसके कारण ये लड़े हैं। ठीक है, उम्मीदवार है, चुनाव में सबको लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र की परिभाषा भी यही है कि हमें लड़ना है। लेकिन जो प्रभाव की बात कर रहे हैं कि वो प्रभाव चुनाव पर प्रभाव डाल सकेंगे, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई ज़्यादा प्रभाव डलेगा। ये बात जरूर है कि सभी प्रत्याशी के सामने मिशन 2023 को फतेह करने का रहता है। वो अपनी बातें करता है, अपनी योजनाओं को लाता है, अपनी योजनाओं को गिनाता है, जनता को प्रभावित करने कैसे प्रभावित किया जाता है, वो तमाम चीज़ें चलती है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि नागदा खाचौली विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला देखा गया है, चाहे वो दिलीप शेखावत के दौर का हो, बाबूलाल गुर्जर के दौर का हो, लाल सिंह जी रणवत के दौर का हो, ये सब दौर के रहे हैं। तो यहाँ मुकाबले बीजेपी और कांग्रेस के ही रहते हैं। तिलक जी, जैसे पुरोहित जी ने बताया कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का ही दौर रहा शुरू से, जबकि कांग्रेस से पांचवी बार चुनाव में है दिलीप गुर्जर। डॉक्टर साहब को नया कैंडिडेट खड़ा करा है। ज़मीनी स्तर पे अगर बात करी जाए तो डॉक्टर साहब का ज़मीनी स्तर अभी नहीं है, संगठन के आदमी रह गए। तो कहीं ये संगठन और जो पार्टी नेतृत्व और चुनाव, उसको आप किस नजर से देखते? वैसे जी, वैसे देखा जाए तो डॉक्टर चौहान एक परिपक्व राजनेता जरूर है, एक मैच्योर राजनेता है और संगठन में उन्होंने काम किया है। मेरा ऐसा मानना है कि धरातल पर कार्य करने का अनुभव, स्वयं का चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है, दूसरों को चुनाव लड़ाना एक अलग बात होती है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। डॉक्टर साहब एक अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं, उन्होंने रणनीतियाँ बनाई है, चाहे सुवासरा का मामला हो, इंदौर नगर निगम का मामला हो। अब उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अभी तक आपने जितने भी चुनाव लड़े, बाहर जाके ने अपनी रणनीति के तहत कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य करने का एक प्रयास किया और वो सफल भी हुए। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि जिस क्षेत्र में अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहाँ उनके सामने एक सबसे बड़ी जो चुनौती आ रही है कि कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बिठाना। अब जैसे ही दिलीप सिंह जी शेखावत का टिकट कटा और डॉक्टर साहब का जब नाम आया, तो एक बहुत बड़ी बगावत यूँ कहना चाहिए कि इस क्षेत्र में खड़ी हुई और उस बगावत ने कहीं न कहीं प्रारंभिक दौर में तो चुनाव को प्रभावित करने का एक प्रयास किया था। लेकिन आज जितने भी जो असंतुष्ट लोग हैं, अब उन पर डॉक्टर साहब कितना सामंजस्य कर पाते हैं। जैसा कि भी हाल ही में एक लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी के 27 लोगों को जो पिछले चुनाव में जिनको बाहर कर दिया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन चेहरों को वापस ले लिया है। तो निसंदेह वो ऐसे चेहरे थे जो दिलीप सिंह जी शेखावत के कार्यकाल के लोग थे। मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग कहीं ना कहीं पीड़ित थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको वापस डॉक्टर साहब की टीम के साथ जोड़ने का प्रयास किया। तो निसंदेह वो चेहरे तो डॉक्टर साहब के लिए काम करेंगे, लेकिन एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं जो रुष्ट हुआ है दिलीप सिंह जी शेखावत को टिकट नहीं मिलने का। जैसे कि कल तक जो लोग ये बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब एक सामंतवादी राजनेता है, डॉक्टर साहब एक ऐसा चेहरा है जिसको ग्रामीण अंचल में कोई नहीं जानता है। यहाँ तक भी जिला अध्यक्ष तक ये टेलीफोन पहुंचे थे कि क्या आपने क्या महिदपुर के बहादुर सिंह जी को टिकट दे दिया। तो मतलब इस तरह की जो बातें आई थी पब्लिक में,
प्रारंभिक दौर में पब्लिक ने इन बातों को सुना है। तो डॉक्टर साहब के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उन कार्यकर्ताओं को किस तरह से एक जाजम पे लाया जाए, सामंजस्य किया जाए। यदि वो सामंजस्य कर पाते हैं तो निसंदेह वो एक अच्छी टक्कर दिलीप सिंह शेखावत जी को दे पाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जो रुष्ट जो लोग हैं, यदि वो वोटिंग में तब्दील नहीं होते तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं यहाँ नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करें तो दिलीप शेखावत जी अभी यहाँ पर नागदा खाचरो विधानसभा में तो है नहीं, तो बाहर उनको भेज दिया गया है। तो उनका यहाँ नहीं रहना कहीं वोटिंग या बीजेपी को नुकसान दे है या उससे कहीं बीजेपी को फायदा हो? देखो, मेरा तो ये मानना है कि शेखावत जी को यहाँ अभी पिछले दिनों ही एक राष्ट्रीय नेता यहाँ विजयवर्गीय जी ने आके मनाने का प्रयास किया था। अपन ये मान ले कि शेखावत जी मान भी गए उनके कहने पे, और उनको कहीं चुनाव के लिए जहाँ भी उनको जिम्मेदारी दी गई है वो उसमें संलग्न हो गए। पर उनके जो समर्थक बड़ी तादाद में यहाँ है, वो लोग मान गए हो या उनमें से कितने लोग माने हैं ये अभी भी कहना मुश्किल है। डॉक्टर चौहान साहब की जहाँ तक बात करूँ, मैं पिछले दिनों में जो भी इनने कोशिश की होगी या जो भी मेल मुलाकात उन कार्यकर्ताओं से जहाँ शेखावत जी के समर्थकों से इनकी हुई है, लगता नहीं है कि वो उनका गुस्सा अभी तक ख़त्म हुआ है। हालांकि अब एक सप्ताह और बचा है, 17 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। इस अवधि में डॉक्टर साहब इस चीज़ पर कितना लगाम कस के और अपने फेवर में, बाकी तो जनता जनार्दन है, ऊँट किस करवट बैठेगा, आज भी अपन इस कहने की स्थिति में नहीं है। फिर भी चुनाव प्रचार का और जो दौर चल रहा है और जिस तरीके से प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा प्रमुख दलों के बीच में, उसमें दिलीप गुर्जर का जो पलड़ा देख रहा हूँ मैं, वो तो यहाँ नागदा नगर में अभी तो भारी नज़र आ रहा है। जैसे नागदा में कहें कि दिलीप गुर्जर का पल्ला भारी नज़र आ रहा है, लेकिन अगर शुरुआती दौर की बात करें तो डॉक्टर साहब एक नोट एक वोट की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ बीच में एक नोट और एक वोट बंद कर दिया। तो क्या ये एक वोट और एक नोट को कहीं सहानुभूति के तौर पर बटोरने की कोशिश करी थी बीजेपी ने? देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही शहरी पार्टी मानी जाती है, हमेशा से ही अर्बन लोगों की पार्टी मानी जाती है। तो ये नागदा का इतिहास ही रहा है, भले ही कोई भी चुनाव जीता हो, लेकिन नागदा शहर और खासतौर शहर से भारतीय जनता पार्टी ही लीड ली है। उस लीड को कौन कितनी कम कर पाया या कौन कितनी बढ़ा पाया, वही निर्णय करता है। अब पिछली बार भी माननीय विधायक जी 8,000 के लगभग वोटों से यहाँ से जीते, मतलब 8,000 से वोटों से लगभग हारे थे। और ग्रामीण क्षेत्र जो माना जाता है वो कांग्रेस पार्टी का क्षेत्र माना जाता है। कांग्रेस हमेशा ग्रामीण की राजनीति ज़्यादा करती है। तो शहर में नागदा शहर और खाचर शहर में जो स्थिति है वो आज भी यही लगती है कि क्योंकि यहाँ नगर पालिका भी भारतीय जनता पार्टी पदासीन है और लगभग है ना 22 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। और मेरी राजनीतिक समझ है कि मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भले ही अपनों से कितना नाराज हो जाए पर वो कांग्रेस को वोट नहीं देता। ये उनमें कैडर बेस में पार्टी थी, भले ही वो वोट नहीं डाले। और कई लोग हम जैसे फील्ड में घूमते हैं तो हमको भी कई लोग मिलते हैं जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानते हैं। वो लोगों का कहना ये है कि हम वोट नहीं डालेंगे पर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। तो उनका संगठन जिस तरीके से मजबूत दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कोई मामला एक तरफा नहीं है नागदा खाचर विधानसभा, और यहाँ मतलब टक्कर का ही मामला है और कुछ भी हो सकता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जितना ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी इम्प्रूव कर पाएगी वही उसको फायदा है। बाकी नागदा शहर और खाचर शहर तो ऑलरेडी पिछले कई चुनावों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। राजेश अग्रवाल जी ने बताया कि शुरू से ही ग्रामीण क्षेत्र जो है वो कांग्रेस का रहा है, जबकि नागदा और खाचरों की बात करें तो ये कांग्रेस बीजेपी के खाते में जाता है। तो
क्या इस चुनाव में जिस तरह से देखें कि डॉक्टर साहब जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों का उनका कभी संपर्क रहा नहीं और विधायक का टिकट मिल गया, जो संपर्क में थे वो बाहर हो गए, तो क्या ये एक दूसरे की खींचतान डॉक्टर साहब को नुकसान देगी? देखिए, जहाँ तक नागदा शहर और खाचो शहर की बात सामने आई है, यहाँ कांग्रेस को नुकसान हुआ। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सब जग जाहिर है, नुकसान तो हुआ है। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस की जो मजबूत पकड़ है, उस पकड़ को अगर हमने इस बार कमज़ोर कर दिया तो उसका लाभ होगा, क्योंकि अगली बार नागदा से लगभग 5,000 वोटों से कांग्रेस हारी थी, खासों से भी समथिंग 3 या 4 हज़ार से हार रही थी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से 14,000 की लीड कांग्रेस के उम्मीदवार ने ली थी और उस लीड के कारण कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ जीत गया था। परिस्थितियाँ राजनीति में एक जैसी रहती नहीं है, कब परिस्थितियाँ बदलती है, क्या बदलती है। जहाँ तक डॉक्टर सवाल का आपने बोला कि ये शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र का अनुभव नहीं है, लेकिन इनके साथ में जो टीम काम करती है, जिनको ग्रामीण क्षेत्र का अनुभव है, वो भी साथ में तो लगे होंगे। जैसे आप पूर्व विधायक रहे अपने यहाँ के लाल सिंह जी रावत है वगैरह, तो लाल सिंह रावत का भी एक चेहरा ग्रामीण क्षेत्रों को तो प्रभावित करता है, वहाँ उनकी पकड़ तो है। लेकिन चूँकि ये पकड़ निरंतर चलती रहेगी या एन वक्त में क्या होता है, मैनेजमेंट का खेल है ये, आदमी कब पलटी खा जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर ग्रामीण क्षेत्र की लीड को इनने कवर कर लिया तो निश्चित मुकाबले में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन जीत की जहाँ तक संभावना है वहाँ मुझे इसलिए नहीं लग रही बीजेपी की, क्योंकि यहाँ मनभेद तो है, मनभेद है, लेकिन वो मनभेद किस रूप में सामने आ रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज पार्टी ने पहले पार्षद के इस्तीफे ले लिए, फिर वो काम करने लग गए। आज भी कई मोहल्ले और कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ वो लोग जो नाराज़ हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक दिलीप शेखावत की बात है, अगर दिलीप शेखावत ने एक हैंड्स दे दिया कि हमें ये करना है तो वो करेंगे, लेकिन वो हैंड्स अभी तक मिला नहीं है। इस पर भी बहुत गौर करने वाली बात है, क्योंकि कहीं झंडे लग रहे हैं, कहीं नहीं लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात है कि भीतरघात इन वक्त पर होगा, इससे कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस अगर मजबूती के साथ रही, और कांग्रेस का एक अनुभवी चेहरा है, 4 बार के विधायक रहे हैं, अनुभव है, संगठन में उनकी पकड़ है, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पकड़ है, हर जगह वो अपने माहौल रहते। लाल सिंह अपने डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान संगठन से सीधे यहाँ आए हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों की क्या परिभाषा है, क्या स्थिति है, वो अभी तक इससे भौगोलिक स्थिति से तो पूरी तरह परिचय नहीं है। लेकिन साथ वाले जो हैं, अगर वो जैसा मार्ग बताएंगे वो वैसे भी चलेंगे। पहले से अगर अनुभवी आदमी होता ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो उसे मान लो कि मैं ये कांग्रेस वाले का घर तो नहीं है, ये कहीं बीजेपी वाले का घर तो नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें एक परिस्थितियाँ तो निर्मित करती है। अब देखो, हार जीत का फैसला न कांग्रेस वाले कर सकते हैं, न हम कर सकते हैं, और आप हमसे समीक्षा कर रहे हो तो हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि जनता मतदान जब करता है ना, तो मतदान के टाइम पे जनता जिसको देगी वोट ये किसी को बताती नहीं। आज सभी पार्टी के उम्मीदवार हम सबके घर पे जा रहे हैं, सबको नाराज नहीं कर रही जनता, अपने मन की बात वो नहीं बता रही कि मेरे को क्या करना है, और वो एंड वक्त पे जो करेगी वही सब सार्थक परिणाम होके आएंगे। अभी जैसे कि बीच में आपने ये बताया था कि मुख्यमंत्री की जो योजना चालू हुई है, लाडली बहन योजना, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो इस चुनाव में मैं जो देख रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो इशू है लाडली लक्ष्मी योजना का इशू है, ये निस्संदेह ग्रामीण अंचल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, बशर्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सही तरीके से प्रस्तुतिकरण गांव-गांव में उस योजना का कर सके। दूसरा फैक्टर ये आ रहा है कि भ्रष्टाचार और महंगाई से भी कहीं ना कहीं जनता बहुत ही त्रस्त है। शिवराज सिंह जी ने निसंदेह मध्य प्रदेश में अच्छे काम किए हैं, लेकिन जब गांव का किसान गांव से चलकर जब तहसील में पहुंचता है या पटवारी के पास पहुंचता है, जब उसका काम नहीं होता है,
उससे कोई रिश्वत मांगता है, वो बार बार तहसील कार्यालय के चक्कर लगाता है, तो उसके मन में जो छवि बनती है वो सरकार के खिलाफ बनती है। शिवराज सिंह जी अच्छा कार्य किया है, अच्छी योजना है। तो एक बड़ा जो फैक्टर अभी जो सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है। तो ये एक मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस के कहीं ना कहीं संबल दे सकता है, बशर्ते कांग्रेस भी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं सही तरीके से ग्रामीणों के बीच में प्रस्तुत कर सके। तीसरा मुद्दा, एक कांग्रेस में देख रहा हूँ कि जो बार बार ये उठा रही है कि मंत्री बनेंगे हमारे विधायक जी, यदि चुनाव जीतते और कांग्रेस की सरकार बनती है तो मंत्री बनते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि नागदा खाचौद विधानसभा क्षेत्र की अपन बात करें तो इतिहास यदि देखा जाए तो 1967 में संयुक्त सरकार में ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी कंचनखेड़ी मंत्री बने थे। उसके बाद में, उस इतिहास के बाद में आज तक यहाँ से इलेक्टेड प्रतिनिधि कोई भी मंत्री आज तक नहीं बन पाया है। तो ये फैक्टर अब कांग्रेस जो जनता के बीच में ला रही है, ये कितना कारगर सिद्ध होगा कि दिलीप सिंह जी शेखावत मंत्री बनेंगे, सरकार बनेंगे तो मंत्री बनेंगे, और यहाँ पे विकल्प मान्य दिलीप सिंह जी गुजर यदि मंत्री बनते हैं तो ये कितना बड़ा फैक्टर कारगर सिद्ध होगा। अभी ये एक बहुत उस पर टिप्पणी करना मुश्किल होगा, क्योंकि ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी जब मंत्री बने थे 1967 की बात बता रहा था, तो वो पहले, मेरा ऐसा मानना है कि वो पहले विधायक थे जो सबसे ज़्यादा वोटों से इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हुए हैं। 16,459 वोटों से वो चुनाव जीते हैं। उनका इतिहास आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। दिलीप सिंह जी शेखावत जो चुनाव जीते थे 2013 में मोदी लहर में, तो उनका भी रिकॉर्ड था 16,115 वोटों का। वो तीसरे नंबर पर चल रहे दिलीप सिंह जी गुजर जब निर्दलीय चुनाव जीते थे 2003 में, तो 14,000 के समथिंग था। तो एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि क्या वास्तव में जनता इस बात को एडजस्ट कर पाएगी कि दिलीप सिंह जी गुजर विधायक बनते हैं और सरकार बनती है तो मंत्री बनेंगे। ये फैक्टर कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं जनता के बीच में लाया जाने का एक प्रयास बार बार किया जा रहा है, लेकिन ये फैक्टर कितना कारगर सिद्ध होगा इसके ऊपर अभी कुछ कहना मुश्किल होगा। किसान जी, अगर मुद्दों की हम बात करें, जैसे कैलाश जी ने बताया, तो अभी अगर हम खाचरोद और नागदा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मुद्दों को लेकर ऐसा कहीं धरातल पर नहीं दिखता। आप इसको कैसे देखते हैं? वही मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मुद्दे इस चुनाव में मेरे को ऐसा लगता है पीछे रह गए। हालांकि एक बड़ा मुद्दा दिलीप सिंह गुर्जर जी ने हाथ में ले रखा था कि जिला बनाना है नागदा को, सरकार वो मुद्दा नहीं रहा, वो भी नहीं रहा। दूसरी बात में, अब मुद्दे जब रहे ही नहीं है, अब तो यहाँ अस्तित्व की लड़ाई में देखने में आ रही है कि बीजेपी के लिए तो उम्मीदवार नया है, पर कांग्रेस के जो है नेता दिलीप सिंह गुर्जर, उनके लिए जरूर है कि वो, उनको हर हाल में ये चुनाव जीतना जरूरी है, क्योंकि आगे संभावना सरकार बनने की कांग्रेस की व्यक्त की जा रही है लोगों द्वारा। कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये मंत्री भी बनेंगे, ऐसी भी बातें हो रही है। मैं यहाँ एक बात जरूर ये कहना चाहूँगा, हमारे मित्र ने, रघुवंशी जी ने थोड़ी देर पहले की थी, कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितनी भी नाराजगी हो लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देते। पर इस चुनाव में एक विकल्प आम आदमी पार्टी के सुबोध स्वामी के रूप में जो सामने आया है, वो वोट, नाराजगी जो है वो परिवर्तित होकर सुबोध स्वामी के खाते में वो वोट जा सकते हैं। हालांकि उसका नुकसान या फायदा आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा नहीं होना है, या इनको भी कोई नुकसान, बड़ी पार्टियों को भी, कांग्रेस को भी नहीं होना और बीजेपी को भी नहीं होना। तो अब फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि अब जब मतदान किस तरीके से लोग उस पर इन जो परिस्थितियों को देख रहे हैं और देख के कितना उस पर मनन करते हैं, और मतदान किस तरीके से इस पर किस रूप में होता है, वही जनता जनार्दन अब क्या फैसला लेती है वो तो अब यही देखा। अगर हम बात करें राजेश जी कि अभी तक का इतिहास रहा है यहाँ पर, अगर इस विधानसभा, खाचर विधानसभा की बात करें, आज तक कोई भी एक ही सिंबल पर 2 बार चुनाव नहीं जीत पाया। तो मैंने आपको पहले ही ये बताया कि यहाँ जो मतदाता है ना, वो पूरे देश का व्यक्ति निवास करता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है और
और ये जो रूलर है ना वो अभी अभी मतलब डेवलप होने की उस पर चल रहा है, ताकि यहाँ आपको मतलब है ना जो मालवा के जो ग्रामीण क्षेत्र है ना वो लगभग अभी डेवलप होना शुरू हुए हैं, वो समझदारी होना शुरू हुई है। और ये जो शहर है नागदा शहर जो सबसे बड़ा वोट का घर है खासकर विधानसभा क्षेत्र का, यहाँ पूरे देश के लोग निवास करते हैं। तो वो देश के लोग निवास करते हैं तो वो राजनीति को अलग अलग तरीके से समझते हैं। कोई आदमी बिहार का रहने वाला है, कोई आदमी यूपी का रहने वाला है, कोई आदमी राजस्थान का रहने वाला है। लगभग है ना 70% लोग बाहर से आए हुए लोग हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि यहाँ एक व्यक्ति 2 बार एक सिंबल पे चुनाव नहीं जीतता, वो दूसरी बार फिर बाद में जीत जाएगा। लेकिन अब हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान है जहाँ एक बार मतलब अभी तक ऐसा इतिहास रहा है कि लगभग एक दल की सरकार कभी भी दूसरी बार रिपीट नहीं हुई। तो ये बाहर के मतदाताओं का अलग अलग विचारधारा, अलग अलग माइंड सेट, ये भी एक कारण रहता है कि वो एक उम्मीदवार को 2 बार और मत नहीं करते। और आपने एक सवाल पूछा है कि माहौल हमेशा कभी भी हिंदुस्तान के अंदर कोई सा भी चुनाव नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के लिए तो हुआ ही नहीं है। हम 1977 में भी गरीबी हटा रहे थे और 2023 में भी गरीबी हटा रहे हैं। जो चुनाव होते हैं भारत में, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यहाँ की जो जनता है ना वो इस तरीके से मतलब तत्कालिक बहकावे वाली जनता है। मतलब उसको है ना चटकारे मुद्दे चाहिए, चाहे वो हिंदू मुसलमान होए और चाहे मंदिर मस्जिद का मुद्दा होए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं, रोजगार, महंगाई, सड़क, बिजली, पानी, आज भी हम इसकी धनाटे नगर पालिका होने के बाद भी नाली का ही निर्माण कर रहे हैं। सबसे हमको स्टेडियम बनाना था, यहाँ पर वृद्धाओं के लिए एक बढ़िया पार्क बनाना था, जबकि हम आज भी नगर पालिका नागदा जो इतनी सक्षम नगर पालिका है, इससे अंदाज़ा लगा दो कि यहाँ की जनता की सोच किस कदर है। तो मेरा ये मानना है कि चुनाव में कोई मूलभूत मुद्दों पे चुनाव नहीं होते हैं पूरे देश में, चाहे नागदा खासकर विधानसभा है। यहाँ होते हैं तत्कालीन और विचारधारा पे, और कौन कितनी एक दूसरे के ऊपर हावी हो सकता है उस पर इलेक्शन होते हैं। और ये वाला चुनाव भी परसेप्शन पर ही हो रहा है, जिसका जैसा माहौल बन जाएगा वो आदमी विजय से ही बलन करेगा। और उसको विजय अफवाह और या माहौल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, जो दोनों प्रत्याशियों के पास अभाव है। रोहित जी, 2003 में जिस तरह से दिलीप गुजर इंजन चलाकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते, 2008 में फिर वो कांग्रेस से जीते, 2013 में हार गए थे, 2018 में फिर कांग्रेस से जीते। 3-4 बार जो विधायक बने उसमें एक बार वो निर्दलीय आए, संलग्न 2 बार वो एक ही सिंबल से नहीं बन पाए। क्या ये फैक्टर इस बार भी आपको लगता है कि होगा? देखो, परिवर्तन की बात की कि एक सिंबल से नहीं आए, वो 4 बार यहाँ के विधायक तो रहे हैं। निर्दलीय के रूप में विधायक रहे तो निर्दलीय के रूप में भी टिकट कटने के कारण रहे। इंसानों के अंदर जो था उनको टिकट मिलना था, नहीं दिया, और बाबूलाल गुजर को दिया गया था। बाबूलाल गुजर यहाँ से चुनाव हारे थे। तो वर्तमान का जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव में न तो आपको कोई लहर देखने को मिल रही है कि कांग्रेस की लहर है कि बीजेपी की लहर है, ये तमाम चीज़ें तो है नहीं। उम्मीदवार के बीच मुकाबला है, और जिसकी छवि है वो छवि कितना प्रभावित करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हार जीत का फैसला मैं फिर कह रहा हूँ कि मतदाताओं के हाथों में रहता है, और मतदाता जिसे पसंद करेगा उसी को विजय श्री का ताज मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ नागदा शहर के वरिष्ठ पत्रकार लोग, जिन्होंने अपनी बातों को बड़े अच्छे तरीके सामने रखा। अगर हम एक एक लाइन में इनसे एक लें कि अगर जिले की बात करें तो जिले की 7 विधानसभाओं में से क्या लगता है कांग्रेस कितनी और बीजेपी कितनी, अपनी राय एक एक लाइन में। राशि जी, ये देखा जा रहा है कि उज्जैन संसदीय क्षेत्र की कोई भी सीट ऐसी अछूती नहीं है जिसमें बगावत नहीं हो रही है। दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं बगावत हो रही है। अपन आलोट का उदाहरण ले
वहाँ पे भी आलोट तो उज्जैन संसदीय मैं उज्जैन संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा था, तो वहाँ पे भी हो रही है। उज्जैन में भी दोनों 7 विधानसभा की बात करें तो हाँ, हमारे तो यहाँ के 7 विधानसभा में कांग्रेस कितने मेरा प्रचारी, मेरा बीजेपी ऐसा कितने मानना है कि मैं एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता सकता, नहीं, exact लेकिन नहीं, 2000 आंकड़े की बात कर रहे हैं। पिछला जो चुनाव था उसका इतिहास मैं एक शब्द में कहना चाहूँगा कि उसका इतिहास इस क्षेत्र में, इस जिले में पूरा दोहराया जाएगा कि जिस तरह से सीटें बीजेपी और कांग्रेस को मिली थी, लगभग उसी अनुपात में इस जिले में सीटें मिलने की संभावना है। मेरा ये मानना, और जितना भी आकलन हम लोग कर रहे हैं, जिले की 7 सीटों की बात करें तो सबसे मजबूत स्थिति कांग्रेस की नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र की ही बताई जा रही है। और टोटल अपन काउंट करके 7 में से अगर नंबर पूछे तो 4 कांग्रेस 3 बीजेपी। क्या बोलते हैं? देखिए, आंकड़ों के शब्द जाल को मैं नहीं जानता हूँ। उज्जैन जिले की भौगोलिक स्थिति क्या रहेगी, वहाँ के प्रतिनिधि की छवि क्या है, आंकड़ा वो फिक्स तो नहीं हो आंकड़ा सकता, है ऊपर नीचे हो तो सकता एक बात है कि मुझे तो लगता है कि लगभग 3 से 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आ सकती है। 4 कांग्रेस 3 भाजपा। जिस तरह से यहाँ पर लगातार हम चर्चाओं में रहे, खाचरोद नागदा विधानसभा अभी बड़ी विधानसभाओं की गिनती में आती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है वो दिलीप गुजर वर्सेस डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के बीच में है। अगर यहाँ पर निर्दलीय और आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये देखने में आ रहा है कि वो इतना चुनाव को प्रभावित नहीं करते हैं। मैं राशिद खान, साधना न्यूज़ के लिए नागदा से। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज़। मैं राशिद खान। चुनाव 2023 अब अपने पूरे रंग में रंग चुका है। कुछ ही दिनों बाद 17 नवंबर को वोटिंग है। हम नागदा शहर के मुख्य मार्ग जौहर मार्ग पर स्थित है।